मुझे पता है आप लोग इस चीज को लेकर काफी परेशान हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो एक्चुअली में है क्या, किन कारणों की वजह से हमारा जो फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजेक्ट हो सकता है, किन कारणों की वजह से हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ये सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा। साथ में आपको कंप्लीट स्केड्यूल दूंगा कि आपका फेज 1 से लेके आपका सीट एलोकेशन तक क्या क्या होने वाला है, कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, कैसे आपका फेज 2 है, कैसे आपका फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, कैसे आपको फाइनल फीस पे करनी है और कैसे आपको कॉलेज की तरफ से मेल आएगा। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार सबसे पहली चीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की है वो है फेज 1, जो कि ऑलरेडी आउट हो रखा है और आप लोगों ने मोस्टली ने रजिस्टर कर लिया है। और जिन बच्चों का सर्टिफिकेट का इश्यू है वो सर्टिफिकेट आने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। लास्ट डेट अभी मेंशन नहीं की गई है। फेज 1 के बाद आएगा यार CSAS फेज 2, जिसके अंदर आपको अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है। ये आएगा कब? ये आएगा आपका CUET रिजल्ट के बाद, फाइनल CUET का जो रिजल्ट का स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद आपका आएगा CSAS फेज 2। अब ये जो आपका स्कोर कार्ड है वो 30 जून तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हो सकता है इसके अंदर और भी डिले हो, जिस तरह से NTA के हालात दिख रहे हैं तो हो सकता है 30 जून से आगे भी डिले करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद ही आपका फेज 2 ओपन होगा। अब यार आपने फेज 2 के अंदर करनी है अपनी प्रेफरेंस फिलिंग। ये क्या होता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 प्लस अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज है, 183 BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है, 69 कॉलेजेस है, जिसके अंदर कैंडिडेट्स अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग आपके CUET स्कोर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये गलत बना दी ना तो आपका 700 नंबर भी हो तो भी आपको आपका डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस काउंसलिंग निकाल दिया, जिसके अंदर मैं आपके CUET स्कोर के बेसिस पे आप लोगों के लिए प्रेफरेंस शीट रेडी कर दूंगा और वो आइडियल प्रेफरेंस शीट होगी आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। उसके थ्रू आपको आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिलेगा, फर्स्ट राउंड नहीं तो सेकंड राउंड तक मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा, जो कि आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साथ में आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि यार पर्सनलाइज बनाने के लिए काफी टाइम कंज्यूम होता है, 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो रजिस्टर कर सकते हो। अब यार इस फेज 2 के अंदर आपको 1 से 2 वीक दिया जाएगा प्रेफरेंस फिलिंग करने के लिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा लॉकिंग प्रेफरेंस का। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपकी प्रेफरेंस लॉक हो जाएगी और उसको आप फर्दर एडिट नहीं कर पाओगे। लॉकिंग प्रेफरेंस की लास्ट डेट भी होती है। लास्ट डेट के दिन अगर आपने उसको लॉक नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी लास्ट प्रेफरेंस होगी उसको वो ऑटो लॉक कर देगा। फेज 2 प्रेफरेंस फिलिंग के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज करेगा सिमुलेटिंग रैंक। अब ये सिमुलेटिंग रैंक है क्या? तो यार सबसे पहले जो सिमुलेटिंग रैंक है वो फर्स्ट राउंड ऑफ CSAS एलोकेशन से पहले आएगी, मतलब कि आपकी सीट एलोकेशन से जो पहले वाला स्टेप होगा ना वो आपका होगा सिमुलेटिंग रैंक का। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियरली डिक्लेयर किया हुआ है कि सिमुलेटिंग रैंक प्योरली टेंटेटिव रैंक्स है। ये कोई ऐसी रैंक नहीं है कि इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि यार हो सकता है एक स्टूडेंट जो है उसकी रैंक बहुत ज्यादा और एक स्टूडेंट जो है उसकी रैंक बहुत कम हो, लेकिन उसको वो कोर्स करना ही ना हो, उसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना हो, उसको BSc करना हो, तो रैंक कितनी भी ज्यादा हो कितनी भी कम हो डिपेंड तो यही करेगा कि सीट्स कितनी है। तो यहाँ पे ये सिमुलेटिंग रैंक सिर्फ दी जाती है आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे और आपके CUET के बेसिस पे, दोनों को कंबाइन करके जो रैंक बनाई जाती है वो होती है सिमुलेटिंग रैंक। और क्लियरली यार इसके बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और ऑब्वियसली यार इतनी सारी कैटेगरीज भी जो है डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट है, अब डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी रैंक अगर निकालते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन स्टिल आपका इस रैंक से कोई लेना देना नहीं। अब यार ये सिमुलेटिंग रैंक आएगी कहाँ? तो यार ये सिमुलेटिंग रैंक आपके डैशबोर्ड पे आएगी। जैसे आप CSAS पोर्टल का पासवर्ड डालोगे, लॉग इन करोगे, जो डैशबोर्ड है उसी पे ही आपको सिमुलेटिंग रैंक दिख जाएगी। इसके बारे में आपको कंप्लीट अपडेट मैं देता रहूंगा जब भी आएगी। इसके बाद आती है भाई करेक्शन विंडो फेज 2 की, जिसके अंदर आप अपनी प्रेफरेंस को एडिट कर पाओगे। मान लेते हैं कि आपने अपने प्रेफरेंस में आपने कुछ ऊपर नीचे करना चाह रहे हो, जो आपको बाद में पता चला हो कि आपने ये गड़बड़ कर दिया है, तो वो आप एडिट कर पाओगे। कब? करेक्शन विंडो ओपन होगी फेज 2 की सिमुलेटिंग रैंक के बाद, जिसकी अपडेट ऑब्वियसली मैं आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप चैनल पे देता हूं, तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप एडिट करोगे उसको सेव पे बटन पे जरूर क्लिक करना। अब ये बात जरूर ध्यान रखना, कोई भी चीज सबमिट करनी हो उसको सेव पे क्लिक करके ही सबमिट करना। कई बार क्या होता है हम कर देते हैं लेकिन सेव पे क्लिक नहीं करते, इसलिए ऑटोमेटिकली प्रीवियस वाली ही सेव रहती है। तो ये लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था, तो ये गलती आप प्लीज मत करना। इसके बाद आएगा फाइनली फेज 3, जिसके अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीट एलोकेट होगी अकॉर्डिंग टू आपका स्कोर क्या और आपने प्रेफरेंस किस कॉलेज को दी हुई है।
अब इसके लिए यार आपको अपना डैशबोर्ड चेक करना होगा। आपको वहां पे प्रॉपरली लिखा आएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। वहां पे ऑप्शन होगा एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट में भी आपको टाइम दिया जाता है, यूनिक की जैसी है वैसी आपको एक्सेप्ट करना ही है जरूरी। आप टाइम लेके आराम से कर सकते हो, लेकिन जो टाइम बाउंड दिया जाता है उसी के अंदर ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं और फिर एडमिशन जो है आपका CSAS से उस कॉलेज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एडमिशन अभी भी CSAS से ही चलेगा। जो भी आपके पास अपडेट्स आएगी वो आपके मेल के थ्रू आएगी। जो आपने मेल उसके अंदर डाली हुई है CSAS पोर्टल के अंदर, वो आपसे कोई क्वेरी करते हैं या फिर आपकी जो कंफर्मेशन मेल है वो भी आपको मेल के थ्रू ही आएगी, CSAS पोर्टल पे आएगी। उसके बाद जैसे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपको फीस पे करनी होती है। 1 साल की फीस पे करनी होती है। 12,000 से 25 से 40,000 के बीच में होती है, डिपेंडिंग और आपका कोर्स क्या है। BBA BMS और कंप्यूटर साइंस के अंदर ही फीस थोड़ी ज्यादा होती है, वही 25 से 40,000 के बीच में, वरना सब में आपकी 15,000 से 25,000 के बीच में ही रहती है। 1 साल की फीस है ये। और जैसे आप फीस पे करते हो फिर कंफर्मेशन मेल आती है, फिर फाइनली आपका जो उस कॉलेज के अंदर एडमिशन कंफर्म होता है फीस पे करने के बाद। ये डाउट मेरे से बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि भैया हमारा ECA कोटा है या स्पोर्ट्स कोटा है, तो जब हमें सीट अलॉटमेंट होगी तो क्या हमें ECA कोटा से सीट अलॉटमेंट होगी या स्पोर्ट्स कोटा से सीट अलॉटमेंट होगी या हमारी जनरल कैटेगरी से सीट अलॉटमेंट होगी? अगर दोनों से हो गई तो हमें ऑप्शन मिलेगा कि हमें कौन से कॉलेज के अंदर जाना है। तो यार बता देता हूं आपको। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 2 सीट एलोकेट हो सकती है। एक आपकी जो कैटेगरी है ECA या स्पोर्ट्स कोटा उसके थ्रू, आपकी जो जनरल सीट एलोकेशन होती है उसके थ्रू। उसमें से आपको जोन से में कॉलेज अच्छा मिल रहा हो, कोर्स अच्छा मिल रहा हो, आप उसको ले सकते हो। लेकिन आप एक ही सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो, 2 को नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। अब यार कॉलेज के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो अप्रूवल का तो केस मैंने बता दिया कि अप्रूवल हो गए तो बस आपको क्या होगा, फीस पे करनी पड़ेगी और कंफर्म हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा केस भी आता है जो होता है रिजेक्शन का। हो सकता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दे। तो यहाँ पे मैं आपको 5 रीजन बता रहा हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में गए तो किन रीजन से वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो पहला रीजन है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। जो DU ने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाल रखा है, वो एज का हो सकता है, क्लास 12th के मार्क्स का हो सकता है। अगर आपने वो फुलफिल नहीं किया हुआ तो आपको आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी बाय द कैंडिडेट। अब मान लेते हैं यार कि आपको BMS करना है लेकिन आपके पास मैथ्स ही नहीं है, तो भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया। जैसे कि मान लेते हैं आपको BA प्रोग्राम कर रहा है किसी लैंग्वेज में प्लस हिस्ट्री, तो उस लैंग्वेज को आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा होना चाहिए या उस लैंग्वेज का आपने CUT दिया होना चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। आपने क्लास 12th की मार्कशीट या क्लास 10th की मार्कशीट की तरह कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, कोई सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और लास्ट है फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज रेज्ड बाय द कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। आपसे अगर कोई कॉलेज ने क्वेरी रेज करी है और अगर आप उसका रिस्पांस नहीं कर पाए उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, तो भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये 5 चीजें आपने नहीं करनी है। इसके अलावा फीस का भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका एक कॉलेज के अंदर एडमिशन कंफर्म हो गया लेकिन आप किसी भी रीजन की वजह से फीस नहीं पे कर पाए हो, जो टाइम बाउंड दिया गया उसके अंदर आप फीस नहीं पे कर पाए, तो भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इन चीजों का भी अपने ध्यान रखना है। अब ये सब हो गया, सीट एलोकेशन होगी, फाइनली एडमिशन भी हो गया। अब सीट एलोकेशन के बाद क्या होगा, वैकेंट सीट्स निकाली जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा एक PDF आती है। वो वैकेंट सीट कैसे यार, अब मान लेते हैं कि बच्चों का एडमिशन हो गया तो उनको कैंसिलेशन का भी ऑप्शन होता है। मान लो उनको एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया, उनके पास कैंसिलेशन का भी ऑप्शन होता है कि वो कैंसिल भी अपना एडमिशन कर सकते हैं, तो वो सीट जो है वैकेंट हो गई। इसके अलावा किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो वो भी सीट क्या है, वैकेंट हो गई। किसी ने विड्रॉल ले लिया वो भी सीट क्या है, वैकेंट हो गई। तो इस तरह से जो है आपकी सीट्स वैकेंट हो जाती है डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। जो सीट वैकेंट हो जाती है वो नेक्स्ट राउंड के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो वैकेंट सीट्स निकालता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एक PDF। अब इन वैकेंट सीट्स के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है अपग्रेड और फ्रीज का। अब मान लेते हैं जिन बच्चों को सीट एलोकेट हुई है वो उन्हीं कॉलेज के अंदर रहना चाहते हैं, तो वो फ्रीज का बटन दबा के उसी कॉलेज में रह सकते हैं। उसके बाद उनका जो कॉलेज है वो अपग्रेड नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो अपग्रेड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, मान लेते हैं किसी बच्चे ने अपग्रेड के बटन पे क्लिक कर दिया और उसको सेकंड राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ,
तो उसका जो प्रीवियस कॉलेज था उसके अंदर उसकी सीट रिटेन रहेगी जब तक उसका जो कॉलेज है अपग्रेड नहीं हो जाता। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अपग्रेड करेंगे तो आगे कॉलेज नहीं मिला तो वो भी गया और वो भी गया। ऐसा नहीं होगा यार, आपकी वो वाली सीट रिटेन रहेगी। एक बात ये भी है कि अपग्रेड का बटन उन्हीं के पास आता है जिनको सीट एलोकेट होती है। जिनको सीट ही एलोकेट नहीं होती उनके पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आता। पिछले साल बहुत सारे बच्चों को इस चीज को लेके भी कंफ्यूजन रही थी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे यार जिनको वो जो कोर्स चाहते थे या जो कॉलेज चाहते थे उनको नहीं मिला होगा और वो किसी और यूनिवर्सिटी में स्विच करना चाह रहे होंगे। तो वो क्या करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से विड्रॉल लेंगे। विड्रॉल का प्रोसीजर आपको मैं बता देता हूँ। आप विड्रॉल ले सकते हो, लेकिन आपकी एक विड्रॉल फीस लगती है 1000 रुपीज की, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। जब आप वो पे करोगे तब आपका जो है विड्रॉल हो जाएगा और जो आपने एडमिशन फीस की पेमेंट करी थी वो आपको 1 साल का ड्यूरेशन के अंदर वापस कर दी जाती है, जो आपने अकाउंट डिटेल्स अपने CSAS पोर्टल में डाली है उसमें। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल की, जो कि आपके मिड एंट्री। यार मान लेते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल में फेज 1 में रजिस्टर ही नहीं कर पाया, फेज 2 में रजिस्टर नहीं कर पाया, तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो मिड एंट्री कर सकता है, मतलब उसको तब भी एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी राउंड 2 राउंड 3 के बाद मिड एंट्री रिलीज करते हैं, जिसके अंदर आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। वहां पे एक अलग से मिड एंट्री का रजिस्ट्रेशन भी निकाला जाता है, वहां पे रजिस्टर करके आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो और तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन एक मिड एंट्री की फीस होती है 1000 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। और यहाँ पे ये कोई गारंटी नहीं ली जाती है कि मिड एंट्री होने के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। वो वही डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है और आपने कैसी प्रेफरेंस शीट अपनी बनाई हुई है। और एक बात और, मिड एंट्री के अंदर जो आपका कोटाज होते हैं जैसे स्पोर्ट्स कोटा, ECA कोटा, ये सब अलाउड नहीं रहते हैं, या फिर जो भी आपके परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर आप एलिजिबल नहीं रहते। तो होप यार आपको कंप्लीट दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल समझ में आया होगा। मैंने आपको कंप्लीट फ्रीज, अपग्रेड, मिड एंट्री से लेके फेज 1 से लेके फेज 3 तक कंप्लीट बता दिया। साथ साथ भी मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। इस चैनल से जुड़े रहना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, ताकि औरों को भी ये वीडियो रिकमेंड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।